नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। मंजीत, शिवानी, विकास, उसके बाद ब्रजेश, अनुपम, अनूप, राखी, रोशन, मन्नू, मोनिका, हेमलता, उसके बाद में हिमांशु, कपिल, अल्पा, निकेंद्र, भावना, राजकुमार, काजल, प्रिया, नीतीश, शिवम, निर्मा, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा और पढ़ाई भी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और बेटा जी जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे क्योंकि आज मैं गुप्त काल का एंड करने वाली हूं और आपका वर्धन वंश शुरू करने वाली हूं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गुप्त काल है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गुप्त काल है उसमें मैं आपको बताने वाली थी आज के टाइम पे सिक्के। तो अभी हमारा गुप्त काल चल रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अभी गुप्त काल हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम गुप्तास पीरियड को ही पढ़ रहे हैं। और जो गुप्त काल है उसमें जब हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सिक्कों की, यानी जो इनके कॉइन्स थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो इनके इसमें मिले आपको सोने के सिक्के। ठीक है, किसके सिक्के मिले हैं? सोने के सिक्के। कॉइन्स ऑफ सोने के सिक्के, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, कॉइन्स ऑफ गोल्ड यहां पर मिलते हैं। और ये जो कॉइन्स ऑफ गोल्ड है इनको बेटा जी यहां पर कहा गया है दिनार। और ये किसके समय पर मिला सोने का सिक्का? तो आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का चलाया था और जिसे उसने राजा रानी के नाम से चलाया था। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम का चांदी का सिक्का भी मिलता है, चांदी के सिक्के के साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन इसके जो ज्यादातर सिक्के मिले वो किसके मिले हैं? तो आप कहोगे सोने के सिक्के मैम यहां पर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आपका यहाँ पे क्या मिले हैं? चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉइन्स ऑफ सिल्वर, कॉइन्स ऑफ सिल्वर, चांदी के सिक्के। और ये किसने चलाए थे? तो आपको पता है कि ये चांदी के सिक्के चलाने वाला कौन था? तो आप कहोगे कि मैम ये चलाए थे चंद्रगुप्त सेकंड ने। और बेटा चंद्रगुप्त सेकंड ने जब चलाए थे तो ये चांदी के जो सिक्के हैं इन्हें क्या कहते थे? इन्हें कहते थे रुपयक। और आपके कुछ सिक्के यहां पर मिले हैं तांबे के, तांबे के सिक्के, कॉइन्स ऑफ कॉपर, कॉइन्स ऑफ कॉपर। और ये कॉइन्स ऑफ कॉपर जो है बेटा, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसको यहां पे क्या कहते थे? तो इसको कहते थे कौड़ी। क्या कहते थे प्यारे बच्चे? कौड़ी। ठीक है, ये इसको कहते थे। अब बेटा आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। मैम हमारे इधर कर्नाटका में लड़कियां बहुत ही धोखेबाज। अरे भाई मैं कह रही थी पता नहीं क्या इतना लंबा कमेंट कर रखा है। अरे राहुल बेटा ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। लेकिन ये बात आज आपने कही क्यों, ये समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, तो ये बेटा आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके समय की बात है? गुप्तास के सिक्कों की बात है। अब हम बात करते हैं यहां पे ये यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम या इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था बेटा? अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पे, तो पहले हम बात करेंगे इसमें भूमि, यानी यहां पे लैंड कितने तरह की थी? टाइप्स ऑफ लैंड। पहला लिखिएगा क्षेत्र, क्षेत्र,
खेती करने योग्य भूमि, यानी एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, खेती करने योग्य भूमि। नेक्स्ट वास्तु, निवास करने योग्य भूमि, रेजिडेंस लैंड, जहां पर इंसान रहता था उसको कहते थे यहां पर वास्तु। और एक होती थी बेटा खिल, और खिल को आप क्या कह सकते हो, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। और एक होती थी अप्रहत, यानी जंगली भूमि। और ये कैसी होती थी, तो बिना जुती हुई जंगली भूमि। बिना जुती हुई जंगली भूमि। ठीक है, बिना जुती हुई जंगली भूमि, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहां पे टैक्स सिस्टम। टैक्स यानी कि कर। और जब हम बात करते हैं टैक्स की तो पहला लिखिएगा भू राजस्व। उपज का 1/6। उपज का कितना देना होता था, 1/6। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, भू राजस्व के बाद नेक्स्ट है यहां पे भट्टकर, और इसको इंग्लिश में भी भट्टकर ही बोलेंगे, भट्टकर। और भट्टकर कितना होता था, तो ये आपका एक तरीके का होता था पुलिस कर, जो पुलिस वालों को दिया जाता था, पुलिस टैक्स। ठीक है, एक होता था बेटा यहां पे चाटकर, जो लुटेरों पर लगता था, लुटेरों पर लगने वाला कर। मतलब जो क्या करते थे, जो चोर हुआ करते थे, एक तरीके से चोर पे लगने वाला कर आपका क्या होता था, चाटकर। और एक होता था हल्व कर, हल्व कर। ऐसे किसानों पर लगता था जिनके पास हल होता था, जिनके पास हल होता था, भूमि जोतने के लिए जो काम आता था। ठीक है, हल्व कर होता था प्रिया जिस किसान के पास जुताई करने के लिए हल होता था, जो खेत जोतते थे और उनके पास पर्सनल अपना हल हुआ करता था वो। ठीक है, आगे चलिएगा और आगे हम बात करते हैं
और आगे बात करते हैं तो बेटा जी आपका लिखिएगा नेक्स्ट, यहां पे लिखिएगा बाघ गुफाएं। ये आपकी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध रिलेटेड टू गुप्ताज। बाघ गुफाओं का संबंध गुप्त काल से है। रिलेटेड टू गुप्ताज। उसके बाद में कहां पर है ये? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिएगा 9 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। बनाई गई गुफाएं। स्थापना बौद्ध भिक्षु दादक द्वारा। बौद्ध भिक्षु दातक द्वारा। established by the बौद्ध भिक्षु दातक। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? तो किसने की थी? बौद्ध भिक्षु दातक ने इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां तक लिख लिया, फिर लिखिएगा नेक्स्ट अजंता केव्स। अजंता केव्स या अजंता गुफाएं, ये भी इन्हीं से संबंधित हैं। और अजंता केव्स लिखिएगा इनकी संख्या, यानी अजंता गुफाओं के नंबर कितने हैं? 29। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया 1983। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र संभाजी नगर। संभाजी नगर को पहले औरंगाबाद कहते थे। तो ये 2 तरह की केव्स हैं जो आपके गुप्तों से संबंधित हैं। और फिर कुछ मंदिर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहीं लिख देती हूं या फिर अगली स्लाइड पे लिखूंगी, पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे कुछ टेम्पल्स जो गुप्ता से संबंधित हैं। मंदिर, टेम्पल्स। पहला लिखिएगा दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी। पहला दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में है। नेक्स्ट
तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद लिखिएगा बेटा आपका एरण विष्णु मंदिर, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, एरण विष्णु मंदिर। और फिर लिखिएगा भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर यूपी, ईंटों से बना मंदिर, ईंटों से बना मंदिर। ये आपके गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल के बने हुए कुछ मंदिर हैं। ठीक है, ये झांसी यूपी में नहीं है, ये ललितपुर यूपी में है। एक बार इसको चेक करना, क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि ये झांसी में। और बेटा एक चीज मुझे अपने नोट्स में देखकर बताओ, जल्दी से मुझे अपने नोट्स में देखकर बताओ कि मैंने आपको एक मीनांदर के बारे में लिखवाया था डेमेट्रियस शाखा में। इसमें मुझे ये बताओ कि मीनांदर मैंने हीनयान शाखा बताया या महायान शाखा? एक बार जल्दी से चेक करके बताना बेटा, हीनयान लिखवाया या महायान शाखा? एक बच्चा पूछ रहा है कि चाटकर क्या होता है। चाटकर बेटा एक ऐसा टेक्स्ट होता था योगेंद्र कुशवाहा जी, जिसके बारे में, हाँ मैं कंफर्म हूं ललितपुर यूपी होगा। एक बार इसको देखो, महायान लिखवाया है ना, पहले इसको करेक्ट कर लो। तो बेटा जी इसको महायान इसको महायान, हो कहां चला गया, एक मिनट, इसको आप यहां पे महायान कट करके बेटा हीनयान कर देना प्लीज, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। ये महायान नहीं है, हीनयान है। पता नहीं आपके इसमें कैसे मैंने इसको जो है महायान लिखवा दिया, हीनयान होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ठीक लिखवाया है, हीनयान लिखवाया वहां पे, इसको हीनयान करना बेटा प्लीज, इसको करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करके मुझे थम्स अप जरूर दे दीजिए। अब एक बच्चे ने बोला है कि मैम चाटकर किसको कहते हैं? तो बेटा चाटकर जो होता था वो एक ऐसा कर होता था जो लुटेरों पर लगता था। जैसे मान लो कि आपका एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, यहां पे एक राजा है, यहां पे एक राजा है और यहां पे भी एक राजा है, अलग अलग राजा हैं, अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता था कि मान लो कि ए नाम के राजा ने बी राजा से युद्ध किया, ए नाम के राजा ने बी राजा से युद्ध किया। अब जब इसने युद्ध किया तो यहाँ पे ए राज्य में जो लुटेरे होंगे, लुटेरे मतलब एक तरीके से चोर, अब ये लुटेरे क्या करेंगे, इस चीज का फायदा उठा के बी राज्य में लूटपाट कर लेंगे। या ये जरूरी नहीं कि युद्ध होगा तभी ये लूट करेंगे, कई बार क्या होगा कि ये यहां पर भी आके लूट कर लेंगे। तो लूट करने का मतलब है चोरी करना, और चोरी करने के बाद जो भी माल, लूटने के बाद जो भी माल, जैसे डाकू क्या करते थे, लूट करते थे। और कब करते थे लूट? तो रात में, दिन में, जब उनका मन करता था तब कर लेते थे मैम। तो जो चोरी किया हुआ माल होता है दूसरे राज्यों से, उसमें से कुछ हिस्सा किसको दिया जाता है, राजा को, उसको कहते थे चाटकर। मतलब एक ऐसा टैक्स जो एक तरीके से चोर पर लगता था, लेकिन कैसे चोर पर, जो दूसरे राज्य से लाता था। दातक क्या होता है? दातक एक व्यक्ति का नाम है, बौद्ध भिक्षु है दातक प्रदीप। दातक कोई वस्तु नहीं है। मैंने आपको बताया है कि दातक क्या होता है। तो दातक बेटा जी, इसने, दातक ने क्या किया था, स्थापना की थी किसकी, आपकी जो है बाघ केव्स की, बाघ गुफाओं की।
ठीक है। मैम आज मेरा बर्थडे है। दीप, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हमेशा खुश रहें और आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे पूरे हों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, चोर से भी पैसा लेते थे राजा, लेकिन इन्हें अपने इलाके में चोरी करने की परमिशन नहीं थी, दूसरे इलाके में थी। हाँ, मिलिंद का रिलेशन हीनयान से था, यही करेक्शन करवाया है मैंने। अब मैंने आज का क्या टॉपिक बोला था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैम आपने बताया था वर्धन वंश। वर्धन वंश बताया था। क्या बताया था आपने? वर्धन वंश बताया था। ठीक है, वर्धन वंश आपका आज का टॉपिक होगा, ये मैंने कल ही आपको डिक्लेयर कर दिया था। और अब हम वर्धन वंश के बारे में बात करेंगे। और वर्धन वंश को एक वंश और कहा जाता है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसको बेटा पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। आप चाहें इसको कहें वर्धन वंश, चाहे आप इसको कहें पुष्यभूति वंश, लिख दीजिए। वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है। हाँ, पुलिस के पे भी एक कर लगता था, भट्ट कर बोलते थे। प्रैक्टिस सेट कहाँ कराया है भाई? डेली बेटा आपको मैं बताती हूँ कि रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है डेली रात को 8:30 बजे। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूं, आप डेली क्या करते हो? डेली आप मुझे कमेंट करते हो एक चीज को लेकर। अब ध्यान से सुनो बेटा, आपका इतिहास, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार एक चीज बताई है कि इतिहास किस पर बेस्ड है? साक्ष्यों पर, एविडेंसेस पर, यही बताया है। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई है, सुन लीजिए। अब आपने क्या करा कि आपने मान लीजिए कुछ चीजें देखी और कुछ चीजों में आपकी क्या है, अलग अलग डेट्स आपको दिखेंगी। मैम ने अलग लिखवाई है, लूसेंट में अलग है, गूगल पे अलग है, किसी और बुक में देख रहे हैं तो वहां पे अलग है। तो बेटा इस प्रकार की डेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है एग्जाम, कि किस एग्जाम ने किस डेट को सही माना है। क्योंकि आयोग जिस डेट को सही मानेगा आपको वही लिखनी है। तो मैंने आपको जो डेट लिखवाई हैं, वो जो एसएससी ने मानी हुई हैं, उनको आपको लिखवा दिया है। और ये मैं आपको क्लियरली कई बार बता चुकी हूं कि अलग अलग किताबों में कुछ तारीखें आपको अलग अलग मिलेंगी और आपको यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर इनको खुद चेक करो। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट्स हैं। तो बेटा जी आप ये जो डेट वाला किस्सा है, अब आप कहोगे हम एग्जाम में क्या करें? एग्जामिनर हमेशा इस तरह की डेट से जो है क्या करता है, बचता है। मेरा चश्मा उल्टा नहीं है, एक्चुअली जब मैं माइक पहनती हूं ना तो चश्मे का जो लेवल है वो खराब हो जाता है, क्योंकि माइक हमें ऐसे पहनना पड़ता है। और आप जानते हो कि चश्मा भी कैसे लगता है, ऐसे ही लगता है, तो वो इसलिए आपको हल्का सा टेढ़ा दिखता है। तो ये चीज मैंने पहले से ही, पहले दिन से ही आपको क्लियर की है। अब पढ़ा दूं, आपका नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल अगर खत्म हो गया हो तो आगे कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। तुम्हारी जो प्रेम कहानियां हैं, तुम मुझे लिख लिख के बता रहे हो कि एक लड़की थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेटा
ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आंखें मत बंद करो ऋषि। मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, आंख बंद करके तो आपको अपनी परछाई पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सुन लो यहां पे वर्धन वंश ध्यान से, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पर। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, बेटा इसका जो संस्थापक है इस वंश का, यानी फाउंडर, उसका नाम है पुष्यभूति। क्या नाम है उसका? पुष्यभूति। नेक्स्ट लिखिएगा, गुप्तों के बाद आफ्टर गुप्ताज, गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राजवंश था। मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी in North India, after the Guptas. ठीक है, आफ्टर द गुप्तास। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस वंश के 3 प्रसिद्ध शासक, three famous rulers are, first राज्यवर्धन, फर्स्ट प्रभाकर वर्धन, सेकेंड राज्यवर्धन, और थर्ड हर्षवर्धन। अब इनमें क्या रिलेशन है और इसको वर्धन वंश क्यों कहते हैं? चलो, पुष्यभूति वंश तो मैम इसलिए कहते हैं क्योंकि पुष्यभूति इसका संस्थापक था। हमें समझ आ गई इतनी बात। लेकिन ये बताओ कि इसे वर्धन वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा वर्धन वंश के समय जो आपके वर्धन शासक थे उनके समय ये काफी फेमस हुआ। जैसे प्रभाकर वर्धन की अगर मैं बात करती हूं तो प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिताजी हैं। कौन है? प्रभाकर वर्धन आपके राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पिता हैं। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा है और हर्षवर्धन इनका छोटा बेटा है। और बेटा इनकी एक पुत्री भी है, प्रभाकर वर्धन की एक डॉटर भी है। और उस डॉटर का नाम क्या है? लिखिएगा राज्यश्री। पहले पूरी कहानी सुन लीजिए कि इनकी फैमिली में कौन कौन है। राज्यश्री इनकी बेटी है, आपको ध्यान रखना है किसकी? प्रभाकर वर्धन की। और प्रभाकर वर्धन आपके 3 बच्चों के जो हैं पिता हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और मैम यहां पे हम कह सकते हैं इनकी पुत्री राज्यश्री। और प्रभाकर वर्धन का जो विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है? इनकी मैरिज किसके साथ होती है? मतलब इनकी वाइफ कौन है? तो इनकी मैरिज होती है बेटा यशोमती के साथ में। और यशोमती से रिश्ते से कौन हो गई इनकी? यशोमती इनकी वाइफ है। तो यशोमती और प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे हैं? आप कहोगे 3 बच्चे हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चे, आपके जो प्रभाकर वर्धन है इनके बारे में एक लाइन लिखिएगा। प्रभाकर वर्धन, इनके समय हूणों का आक्रमण हुआ। आक्रमण मतलब अटैक ऑफ हूनास। हूण कौन थे मैम? तो ये बेटा बाहर से आक्रमणकारी थे, जैसे आपके बाहर से आपके इंडो ग्रीक्स आए थे, शक शासक आए थे, ऐसे ही। ठीक है, तो इनके समय पे क्या हुआ? हूणों का आक्रमण हुआ, जिन्हें प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया। पराजित को क्या बोलते हैं? डिफिटेड। पराजित किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब ये प्रभाकर वर्धन के बारे में आपको पता चला ये कौन थे। तो इस वंश में आपके जो हैं पुष्यभूति के बाद दूसरे शासक थे आपके प्रभाकर वर्धन। अब बेटा जो प्रभाकर वर्धन है इनको हो जाती है बीमारी। इनको क्या हो जाती है? बीमारी। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, इनको बीमारी हो जाती है, और जब बीमारी होती है तो ध्यान से सुनना, ये बीमारी के लिए क्या किया जाता है? ये ला इलाज बीमारी होती है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता। यहां पे इनको बहुत कोशिश की जाती है बचाने की। इनके दरबार में रहने वाले जो चिकित्सक हैं वो बहुत प्रयास करते हैं कि इनको बचा सके। क्या लिखा मैंने? प्रभाकर वर्धन को बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी ऐसी होती है जो कि ला इलाज होती है। इन्हें बचाने का प्रयास मतलब एफर्ट लगाए जाते हैं, बहुत एफर्ट लगाए जाते हैं कि इनको बचा लिया जाए। ठीक है, और एफर्ट कौन लगाता है? तो आप कहोगे प्रयास, पहले तो लिखना एफर्ट। और कौन लगाता है? तो इनके राज्य वैद्य मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जो इनके चिकित्सक होते हैं। चिकित्सक एक तरीके से डॉक्टर्स। उस टाइम पे डॉक्टर्स कौन होते थे? वैद्य होते थे, वैद्य कहा जाता था उनको। और इनका नाम था रसायन एवं सुसेन। क्या नाम था इनका? लिखेगा। एक का नाम था रसायन केमिस्ट्री नहीं है, ये नाम है रसायन, और एक सुसेन। ये दो इनके चिकित्सक होते हैं, इनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे आगे सुनिएगा, लेकिन इनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। जिसकी चिंता में इनकी पत्नी यशोमती आत्मदाह मतलब आग में जलकर मर जाती हैं। और वो ऐसा क्यों करती हैं कि भाई मेरे पति तो अब ठीक होने वाले हैं नहीं,
तो मैं अपने पति से मर जाऊं, सॉरी मैं अपने पति से पहले मर जाऊं, इसलिए वो खुद को आग में जला लेती हैं। आपको लिखना नहीं है ये, अगर आप, मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूं कि बाद में आप भूल जाओगे। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि प्रभाकर वर्धन को बीमारी हुई, फिर उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वो किसने किया, चिकित्सक ने, और इनकी जो पत्नी है यशोमती, इन्होंने आत्मदाह किया। ये लाइन आप लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ठीक से, इसलिए मैंने डिटेल में इसको लिख दिया। अब इनकी पत्नी तो मर गई, अब पत्नी के कुछ दिनों बाद फिर ये भी मर गए। अब आगे लिखिए, इसके कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब आगे सुनिए, ये दोनों मर गए, अब आते हैं इनकी बेटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन कहानी तो, मेन कैरेक्टर्स तो यहीं से शुरू होंगे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी ग्रह वर्मा से, ग्रह वर्मा जो कौन था, कन्नौज का शासक, ग्रह वर्मा से की, ग्रह वर्मा से की थी। ठीक है, अब इनकी बेटी की शादी किससे हुई है, बेटी कौन है, आपने बताया राज्यश्री, तो राज्यश्री का पति कौन है, ग्रह वर्मा। अब ये जो ग्रह वर्मा है, इसकी हत्या करेगा, इसका मर्डर कर दिया किसने, तो लिखिएगा मालवा के शासक देवगुप्त ने। मालवा के शासक देवगुप्त ने। किसने कर दिया, देवगुप्त ने। देवगुप्त ने क्या कर दिया, मालवा के शासक देवगुप्त ने राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। और बेटा जब इसने हत्या कर दी तो यह बात किसको पता चली, राज्यश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन को पता चली, और राज्यवर्धन सेना लेकर गया, और फिर क्या हुआ, मालवा के शासक, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी, और फिर राज्यवर्धन की हत्या देवगुप्त के मित्र, देवगुप्त के मित्र शशांक, जो कौन है, एक गौड़ नरेश है, गौड़ नरेश, गौड़ प्रदेश का शासक है, शशांक ने कर दी। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चे, कि यहां पर जो राज्यश्री है, इसकी देवगुप्त ने जब इसकी ग्रह वर्मा की हत्या करी, तो देवगुप्त ने एक काम और किया था, देवगुप्त ने राज्यश्री को कारावास, जिसे आप जेल कहते हैं, में बंद कर दिया था। यह भी काम इसने किया था, उसके पति की हत्या करके उसको ले गया और इसको जाकर जेल में डाल दिया। बच्चा कह रहा है एकदम फिल्मी टाइप हिस्ट्री चल रही है, हाँ फिल्मी टाइप ही चलती है।
तो यहां पे किसने किसकी हत्या करी? ग्रह वर्मा की हत्या मैम देवगुप्त ने कर दी। क्यों की थी? क्योंकि वो खुद कन्नौज का शासक बनना चाहता था, कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था देवगुप्त, इसलिए। और फिर देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त के मित्र शशांक ने। और अब फाइनली कन्नौज पर कौन बैठा हुआ है? शशांक। और राज्यश्री क्या हो चुकी है? लापता। राज्यश्री भाग चुकी है। अब यहां पे कौन आएगा राजा बन के? तो बेटा अब जो व्यक्ति आएगा वो है हर्षवर्धन। ठीक है, अब कौन व्यक्ति आएगा यहां पर? आप कहोगे कि अब एक ही व्यक्ति बचता है पूरे के पूरे वर्धन वंश में, आपको ध्यान रखना है, और उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे कि मैम उसका नाम है यहां पर राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद एक ही यहां पर व्यक्ति बचता है, लेकिन राज्यवर्धन की मृत्यु का पता कैसे चला हर्षवर्धन को, यह भी तो पढ़ना आपको पड़ेगा यहां पे। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो आपका राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन की मृत्यु का पता हर्षवर्धन को कुंतल, कुंतल एक नाम है, कुंतल नाम के राज्यवर्धन की मृत्यु का पता हर्षवर्धन को कुंतल नामक नाम के दूत से मिला। पता की जगह लिखो समाचार, है ना, पता अजीब सा लग रहा है। मृत्यु का समाचार, मृत्यु का समाचार हर्षवर्धन को कुंतल नामक दूत से मिला। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब मिल गया तो मिलने के बाद में अब आपको पता है कि हर्षवर्धन क्या करेगा? बदला लेगा। किससे लेगा बदला? जल्दी से बताओ। तो अब कौन राजा बनेगा? अब राजा बनेगा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन बेटा जी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। और जिस समय ये राजा बना है, इसकी आयु 16 वर्ष है। इसकी आयु कितनी है बेटा जी? 16 ईयर्स, 16 वर्ष की आयु है इसकी। ठीक है, वर्धन वंश का, वर्धन वंश का, वर्धन वंश का योगेंद्र, वर्धन वंश एक अलग वंश है आपका। और वर्धन वंश की आप, मुझे पता है कि यहां पे इसलिए आप पूछो कहां का शासक था, कहां का शासक था, क्योंकि मैंने आपको राजधानी नहीं लिखवाई है ना। तो मैं लिखवा देती हूं कि जब इस वंश की स्थापना हुई थी, संस्थापक, तो इसकी जो राजधानी थी आप लिख लेना, वो थी आपकी थानेश्वर। और थानेश्वर कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। तो ये थानेश्वर के राजा थे। ये लो बेटा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। और ये मैं लिखवाती अभी क्योंकि इनकी राजधानी ये पहले है। अब इस राजधानी को हर्षवर्धन लेकर जाएगा कन्नौज। ठीक है, तो हरियाणा से कहां पहुंच जाएगा इनका शासन? यूपी में। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन क्या करेगा? अब अपने भाई की मौत का बदला लेगा। और अपने माई की मौत का बदला लेगा तो शशांक जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, फिर किसका अधिकार हो जाएगा उस कन्नौज पर? हर्षवर्धन का। तो वर्धन वंश की कैपिटल थी थानेश्वर, जो हरियाणा में है। हां जी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जगह। ठीक है योगेंद्र, चलो आगे आइए। अब राजा बनने के समय इसकी आयु कितनी थी? तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि राजा बनने के समय हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष थी। प्यारे बच्चे, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिलादित्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शिलादित्य भी कहा जाता है।
फिर आप पूछोगे कि इसकी राजधानी क्या थी, तो बेटा इसकी भी राजधानी अभी थानेश्वर है, राजधानी कैपिटल ये इसकी अभी जब ये राजा बना है तो थानेश्वर का बना है, लेकिन ये क्या करेगा, राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करेगा। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड, और कहां लेकर जाएगा, कन्नौज यूपी, क्योंकि अब ये शशांक को मारेगा और शशांक को मारकर कन्नौज पर अधिकार करेगा, अपनी बहन को ढूंढेगा, अपनी बहन को लेकर आएगा और उसे कन्नौज की गद्दी सौंपेगा। लेकिन फिर इसकी बहन कहेगी कि इसको तुम मेरे साथ मिलकर संभालो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये क्या था। ठीक, तो यहां पे थानेश्वर से कहां लेकर जाएगा, ये कन्नौज। अब देखो कहानी सुनो। अब राज्यवर्धन मर चुका है, हर्षवर्धन जो है यहां पर क्या बन चुका है, तो हर्षवर्धन बन चुका है राजा। अब बेटा आपकी जो इसकी बहन है हर्षवर्धन की, राज्यश्री, इसका इसको क्या मिलेगा, इसका समाचार इसको मिलेगा। समाचार मतलब इसको न्यूज मिलेगी, और ये न्यूज इसको कौन देगा, तो ये न्यूज देने वाला इसका एक ममेरा भाई। राज्यश्री का समाचार ममेरे भाई, ममेरे भाई मतलब मामा का बेटा, ममेरे भाई और मित्र मतलब फ्रेंड, ममेरे भाई और मित्र भंडी ने राज्यश्री को विंध्याचल राज्यश्री को विंध्याचल जंगल में, राज्यश्री के विंध्याचल जंगल में भागने की खबर हर्षवर्धन को दी, हर्षवर्धन को दी। ठीक है, यहां पे न्यूज मिल गई। अब हर्षवर्धन क्या करेगा, अपनी बहन को ढूंढने निकलेगा, और जब ढूंढने निकलेगा तो देखिएगा बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, इसका पूरा नाम है ये दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ लिया, जो कि आत्मदाह करने जा रही थी। अपनी मां की तरह ये भी क्या करने वाली थी, मरने जा रही थी, आत्मदाह करने जा रही थी। लेकिन इसको हर्षवर्धन ने ढूंढ लिया। यानी हम कह सकते हैं कि पहली बार बौद्ध भिक्षु दातक, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र और हर्षवर्धन की मुलाकात विंध्याचल के जंगलों में हुई।
विंध्याचल के जंगलों में हुई। अब अपनी बहन को भी ढूंढ लिया, अब कौन बचा? शशांक बचा। लिखेगा, हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राज्यश्री के साथ शासन करने लगा, क्योंकि इसकी बहन ने कहा कि तुम्हें यहां पर संभालना होगा, तो ये अपनी बहन के साथ ही शासन करने लग गया। बच्चा कह रहा है इस पर फिल्म बननी चाहिए। हाँ, बन जाएगी। अब हर्ष की शक्ति क्या हो गई है? बढ़ गई है। और हर्ष कश्मीर वाले एरिया को छोड़कर उत्तर भारत के सभी हिस्सों पर अपना कब्जा कर चुका है। और कहा जाता है कि उत्तर भारत में हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार था वो नर्मदा नदी तक था। ठीक है। ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ बच्चों का कोई इलाज नहीं है। मैम ऐसे पढ़ाओ, मैम ये मत पढ़ाओ, मैम वो पढ़ाओ, मैम ऐसे मत पढ़ाया करो, मैम ऐसे पढ़ाया करो। बेटा पढ़ाने का एक तरीका होता है और मुझे लगता है कि वो टीचर को ज्यादा पता होगा। और ये कमेंट जिसके लिए मैं कर रही हूं उसको भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैम शॉर्ट में लिखवाओ, मैम शॉर्ट में मत लिखवाओ, मैम डिटेल में लिखवाओ, सब आप बता दो मुझे। ठीक है बेटा, अगर आपको पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो और अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास बिल्कुल मत लिया करो। बिल्कुल भी मत लिया करो। और तुम्हारा पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वेरी गुड। तुम यहीं आके क्यों नहीं खड़े हो जाते? मेरी जगह तुम ही पढ़ा लो। पीडीएफ से पढ़ाओ तो पीडीएफ से मत पढ़ाओ, हाथ से पढ़ाओ तो हाथ से क्यों पढ़ा रही हो? पीडीएफ से पढ़ाओ। कमाल है बेटा। सिर्फ फैक्ट लिखवा दूंगी तो तुम्हें स्टोरी समझ में आ जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा कहां पे क्या हुआ। कमाल करते हो बेटा। कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते तुम लोग, क्योंकि तुम अपने ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप से परेशान हो चुके हैं और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढनी है। बेटा भंडी काजल जो है वो आपका उसका हर्षवर्धन का मित्र था, दोस्त था। ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि राज्यश्री के साथ शासन करने लगा। अब हम बात करते हैं कि जो हर्ष है, हर्ष का अगर मैं आपसे बात करूं साम्राज्य विस्तार, हर्ष का साम्राज्य विस्तार, तो बेटा जो हर्षवर्धन है इसके अगर हम साम्राज्य की बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में, तो इसमें आपका कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर को छोड़कर, और बेटा ये कहां तक था? नर्मदा नदी तक। अब नर्मदा नदी के आगे जब ये जाएगा तो इसको क्या मिलेगा? अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब ये नर्मदा नदी से आगे, अब यहां तक तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका है,
अब इसको कहां जाना है? अब इसको जाना है नर्मदा नदी से आगे। ये अपने राज्य का और भी विस्तार करना चाहता है, नर्मदा नदी से आगे। अब जब ये नर्मदा नदी से आगे बढ़ेगा बेटा, तो इसका विचार कहां पर है? दक्षिण भारत में जाने का है। ये दक्षिण भारत में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन अब दिक्कत क्या है यहां पर? तो आप कहोगे कि जब ये आगे जाना चाहता है तो यहां पर साउथ इंडिया है, और जब ये नर्मदा नदी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो दक्षिण भारत में इस समय पर शासक कौन है? इस समय पर बेटा जी जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर आक्रमण करेगा तो यहां पर रूलर बनकर बैठा है पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन सेकंड कौन है? चालुक्य वंश का शासक है। कौन है ये बेटा जी? चालुक्य वंश का शासक। और जैसे ही हर्षवर्धन नर्मदा नदी से आगे बढ़ता है तो पुलकेशिन द्वितीय कहां पहुंच जाता है? पुलकेशिन द्वितीय बेटा जी, और आपका इधर से आता है हर्षवर्धन, और ये दोनों कहां मिलते हैं? नर्मदा रिवर पे। ये रिवर मान लो, कौन सी रिवर है? नर्मदा। और यहां पे क्या होता है? नर्मदा पे इन दोनों के बीच युद्ध, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। किन दोनों के बीच? तो समझ ही गए होंगे मैम, हर्षवर्धन, ठीक है, जो कि आपका यहां आना चाहता है साउथ इंडिया में, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में हार किसकी होती है? हार होती है बेटा जी यहां पर हर्षवर्धन की। और पुलकेशिन द्वितीय कई बार हर्षवर्धन को हराता है, लेकिन दक्षिण भारत में घुसने नहीं देता, दक्षिण भारत पे कब्जा करने नहीं देता। और ये आपको ध्यान रखना है कि बेटा जी यहां पर ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में करना चाहता था, और दक्षिण भारत में उस समय पुलकेशिन सेकंड का शासन था, और पुलकेशिन द्वितीय ने इसे क्या कर दिया? आप कहोगे कि मैम इसे हरा दिया था। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। और ये जानकारी कहां से मिलती है कि भाई हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था? ये जानकारी कहां से मिलती है? तो बेटा इस बात की, ये वाली जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मिलती है एहोल अभिलेख से। एहोल इंस्क्रिप्शन में इसकी बारे में बात की गई है, एहोल अभिलेख से। और जिसकी रचना किसने की है? जिसकी रचना करने वाले हैं बेटा रवि कीर्ति जी। और रवि कीर्ति जी ने ये क्लियर शब्दों में लिखा है कि आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, जब हर्षवर्धन यहां पर आया था दक्षिण भारत में क्या करने के लिए? तो आप कहोगे कि मैम दक्षिण भारत में आक्रमण करने जब वो आया था। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया ये युद्ध इन दोनों के बीच में है, और इसका जानकारी एहोल अभिलेख में मिलती है। गुलशन जी इसका कोई पर्टिकुलर युद्ध का नाम नहीं है, बस दक्षिण भारत पर अटैक करने के क्रम में आपके हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में बेटा युद्ध हुआ था। केवल पूछा जाता है कि युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, इस युद्ध का कोई भी नाम नहीं दिया है। और जानकारी कहां से मिलती है? तो एओल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इसकी रचना करने वाले कौन है बेटा? तो वो है आपके रवि कीर्ति। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर्षवर्धन दक्षिण भारत में घुसना चाहता था, और भैया पुलकेशिन द्वितीय ने साफ कह दिया था कि ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, आप घुस नहीं सकते हो। और अब हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है? हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसे हम कहते हैं ह्वेनसांग। और कल मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। ह्वेनसांग कल मैं वर्धन वंश बेटा खत्म कर दूंगी, और फिर आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। वर्धन वंश आपका ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। वर्धन वंश के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी संगम वंश। वर्धन वंश के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी संगम वंश। तो आपका कल का टॉपिक ये इसका खत्म होते ही शुरू हो जाएगा संगम वंश, ठीक है। तो कल मिलेंगे, संगम वंश और वर्धन वंश को खत्म करेंगे, ह्वेनसांग के बारे में बात करेंगे, हर्षवर्धन के थोड़े से फैक्ट और बात करेंगे, और उसके बाद सीधा संगम वंश में एंट्री करेंगे। और बेटा मैं आपको पहले ही ये समाचार दे देती हूं कि जो संगम वंश है, ठीक है, जो संगम वंश है वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें थोड़ी सी बोरियत फील होगी। क्यों?
क्योंकि वहां पे कोई स्टोरी नहीं है। वहां पे आपको शासक पढ़ने हैं और उनके काम पढ़ने हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो वो चैप्टर्स में पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी, वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो पीडीएफ में नोट करती हुई चली जाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैं पूरा आपको, जैसे मैंने आपको और पीडीएफ दी है टाइप करा के, ये वाली पीडीएफ भी दे दूंगी। और बेटा जी अगली क्लास जो आपकी संगम वंश की होगी उसमें हम अब पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर आपको वैसे भी स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी मैं नहीं सुना पाऊंगी। तो मैं पहले ही आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रही हूं कि संगम वंश में आने वाले जो वंश हैं, जैसे चोल वंश, चेर वंश, चालुक्य वंश, ये जो आप दक्षिण भारत में अब हम घुसने वाले हैं, तो वहां पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि वहां पर इंटरेस्टिंग थोड़ी सी कम होगी क्लास, क्योंकि वहां स्टोरीज नहीं है। ठीक है, मैंने बेटा बोला है 12 बजे के लिए, देखते हैं कि कब तक आपका 12 बजे हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।